Hi, you are watching सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा विथ यू। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संपूर्ण समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव अर्पित सिद्ध जी। आइए उनसे जानते हैं कि ये जो पार्टी है इसका एस्टैब्लिशमेंट कब और कैसे हुआ और देश में अभी जो मुद्दे चल रहे हैं और इनकी पार्टी के जो मुद्दे हैं उसमें क्या अंतर है, ये देश की सरकार से क्या चाहते हैं। आइए बात करते हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो पार्टी है संपूर्ण समाज पार्टी, ये कब और कैसे स्टैब्लिश हुई और क्या इसका स्टैब्लिशमेंट सिर्फ मध्य प्रदेश में है या ये कोई राष्ट्रीय पार्टी है, इस बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के काफी लोग हैं जो इस पार्टी के बारे में अभी अवेयर नहीं है। संपूर्ण समाज पार्टी अप्रैल 2016 में उत्तर प्रदेश से चालू हुई थी और 5 नवंबर 2016 में भारत निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड हो गई थी। आज की डेट में हम उत्तर प्रदेश से चालू हुए थे, छोटा सा संगठन था, लेकिन आज के समय में हम 12 राज्यों में कार्य कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, उत्तर प्रदेश तो है ही, उसके अलावा दिल्ली है, राजस्थान है, हम नागालैंड भी जा चुके हैं, नागालैंड में भी हमारे कार्यकर्ता हैं, उड़ीसा में हमारे कार्यकर्ता हैं, कर्नाटक में हमारे कार्यकर्ता हैं, उसके अलावा भी बिहार है, झारखंड है, जहां पर हमारे कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो इस प्रकार से लगभग 12 राज्यों में हम इस समय काम कर रहे हैं और एक प्रकार से बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली हमारी युवाओं की पार्टी है। युवा लोग ही इसमें ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, युवा लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं वो युवाओं से जुड़े हुए हैं, वो देश के जनहित से काम कर रहे हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि पार्टी आपकी क्या है चीज़, तो हम लोग एक्चुअली अगर हम बात करते हैं तो सरकार की जो भी जनहित की योजनाएं हैं, जो भी समाज हित की योजना है, उसके में हम सरकार के साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन जहां पर आपसी वैमनस्यता की बात आती है, जातिगत डिफरेंस की बात आती है, वहां पर हम सरकार के अंगेस्ट में खड़े हुए हैं, हम उसको सुधरवाना चाहते हैं। जी बिल्कुल सर, ये जानना चाहेंगे इस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमरेंद्र पांडे जी हैं और वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष श्री कृष्णकांत शर्मा जी हैं। प्रदेश में हमारे जो अध्यक्ष हैं माननीय विजय सिंह सिकरवार जी फिलहाल इंदौर में ही हैं, तो वो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, काम कर रहे हैं। और बहुत ही मध्य प्रदेश में हमारा संगठन लगभग 20 से 22 जिलों में मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और निश्चित रूप से युवा लोग इसके साथ जुड़ भी रहे हैं। सर, अभी आपने कहा कि आपकी पार्टी समाज हित और जनहित के मुद्दों के सरकार के साथ में है, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी के मुद्दे क्या क्या हैं? हमारी पार्टी के बहुत ही जो जनहित के मुद्दे हैं जिस पर हम अभी कार्य कर रहे हैं, जो हमारे युवाओं के भी मुद्दे हैं और देश के साथ में भी जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे पहला मुद्दा है हमारा जातिगत आरक्षण को खत्म करना। ठीक है। दूसरा हमारा मुद्दा है एक देश एक कानून होना चाहिए। तीसरा, हम निःशुल्क शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसके साथ ही हम एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पे लोगों का ध्यान अभी नहीं गया है और पार्टियां और जनहित में नहीं है, वो है भीख प्रथा को ख़त्म करना, क्योंकि वो आज हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो भीख प्रथा को ख़त्म करके हमको मेन स्ट्रीम लाइन में लेकर आना, उनको उसमें लेकर आना, ये हमारे मेन मुद्दे हैं। जी, आपने बात करी सबसे पहले जातिगत आरक्षण की, तो आपका जातिगत आरक्षण मुद्दा कैसे है? क्या आप नहीं चाहते कि जातिगत आरक्षण हो? निश्चित रूप से हम जातिगत आरक्षण नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं जो भी आरक्षण मिलना चाहिए वो आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए सभी वर्गों को। तो क्या ये मान लें कि जो अभी दूसरे आरक्षण मिले हुए हैं जातिगत, उन्हें खत्म कर देना चाहिए या उनको कंटिन्यू रखना चाहिए? बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि हम जब 70 साल पहले हमारे आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी ने जब इसको लागू किया था तो 10 साल के लिए लागू किया था और ये लागू किया था कि जो हमारे समाज के पिछड़े हुए लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको एक आरक्षण का लाभ मिले ताकि वो भी हमारे जैसा सामान्य जीवन जी सकें। इसके लिए उन्होंने 10 साल के लिए लागू किया था। उनका स्वयं का कथन था कि अगर इसको ज्यादा समय के लिए बढ़ाया गया तो ये उनके समाज के लिए भी, जिनके लिए इन्होंने लागू किया था, उनके लिए भी हानिकारक होगा। और आज 70 साल में
जो राजनीतिक हम देख रहे हैं 70 साल में भी जो पिछड़े, आज भी 70 साल में पिछड़े हुए हैं, आज भी हम अगड़े नहीं बन पाए हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसका ड्रॉबैक दिख रहा है। तो हमें जातिगत आरक्षण को खत्म कर आर्थिक आधार पर लाना चाहिए। आर्थिक आधार में जरूरी नहीं है कि हम केवल सवर्णों की बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी सभी के लिए है। हम नाम ही है संपूर्ण समाज पार्टी, मतलब सभी लोगों के लिए हम लेकर रहे हैं, सभी समाज के लोगों को हम लेकर आ रहे हैं। लेकिन हम पक्षधर हैं आर्थिक आधार पे। जो गरीब है, जिसको वाकई में आरक्षण की जरूरत है, उसको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हमारे लालू जी हम आरक्षण के लिए हैं, पासवान जी आरक्षण लिए हुए हैं, जो ऑलरेडी कलेक्टर हैं। कई पिछड़े ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी कलेक्टर हैं या बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। उनके लड़कों को आज भी, अगर हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो उनको फीस आधी से भी आधी है या माफ हो गई है। और जो बेचारा गरीब है, वो भले ही सामान्य समाज से आ रहा है, लेकिन उसको फीस पूरा देना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो सामाजिक विसंगति है, जो जातिगत विसंगति है, उसको कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। हम उस मुद्दे पर लड़ रहे हैं। सर, EWS मतलब जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसमें तो ऑलरेडी 10% का आरक्षण मिला हुआ है। इसमें आप क्या चेंजेस चाहते हैं सरकार से? हम उससे संतुष्ट नहीं है, हमारी पार्टी उससे संतुष्ट नहीं है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखकर भी इससे अवगत कराया था, ट्वीट भी करे थे। क्योंकि देखिए, जब 10% आप आरक्षण दे रहे हैं और जब 70% ऑलरेडी आरक्षण आप दे चुके हैं, तो इसमें भी आपने इनको शामिल करके रखा हुआ है। उसमें मुस्लिम भी है, उसमें जैन भी है, पारसी भी है, सभी लोग हैं। तो 10% के आरक्षण में सामान्य वर्ग को, जो वीकर है, केवल आप उसको दे रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा तो है कि जो पिछड़े हुए भी हैं, जिनको नहीं मिल रहा है। आज आप खुद देखेंगे, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको एक्चुअल में जरूरत है आरक्षण की, वो तो आज भी खाली बैठे हैं। जो गरीब आज भी गरीब है और गरीब होता जा रहा है, लेकिन जिसको आरक्षण मिला है, वो आरक्षण छोड़ने को तैयार नहीं है। तो सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि जो आर्थिक आधार पर आरक्षण किसी को एक बार मिल गया है, उसको दोबारा नहीं मिलना चाहिए। तो ये भी चीज पे आना चाहिए। इसलिए हम 10% आरक्षण के विरोध में है कि 10% जो आरक्षण मिला है, हम उसको नहीं चाहते। आज आप अगर मध्य प्रदेश की बात करें, तो 73% आरक्षण मध्य प्रदेश के अंदर है। तो आप बताइए, जो प्रतिभाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी से उठकर भी आए हैं, जो ऑलरेडी सामान्य वर्ग के भी हैं, पिछड़े वर्ग के भी हैं, जो प्रतिभाएं हैं, लेकिन उनको तो उस चीज का लाभ ही नहीं मिल रहा है। अब जब अगर प्रतिभाओं को आप हनन करेंगे, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? आज आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, हम बहुत सारे मुद्दे पे, अगर हम बात तो लंबी हो जाएगी अगर हम बहुत सारे मुद्दों पर छिड़ेंगे, लेकिन फिलहाल अगर हम देश का वाकई में भला चाहते हैं और देश को हम वाकई में सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक आधार पर आरक्षण सभी वर्गों के लिए लागू करना चाहिए। और जो ये 73%, 50%, कहीं पर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 83% से ऊपर आरक्षण हो रहा है, इन सबको खत्म करके जो एक सिस्टम, जो हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी 50% से ऊपर आरक्षण नहीं बोला है, उसके दायरे में रहकर आर्थिक आधार पर करेंगे तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। जी, मतलब ओवरऑल ये मान के चलें कि आप जातिगत आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ हैं और आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को पूरी तरह से आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे उसमें कोई भी जाति हो। जी। दूसरा सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि 2018 में जो चुनाव हुए, उसमें आपकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ी और उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा? हम लगभग मध्य प्रदेश में 60 सीटों पर लड़े थे, जहां हमारे कुछ टाई अप भी थे, कहीं हम लोगों ने भी करा था। मध्य प्रदेश में हम ही एकमात्र ऐसी जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी थी जिसका अपना चुनाव चिन्ह था, जो कि अंगूठी था। और उसके बेसिस पे हमारे कई साथियों ने भी, जो छोटे हैं, जो छोटी पार्टियां थी, उन्होंने हमारे साथ में मिलकर लड़ा। हम लगभग 60 सीटों पर लड़े थे। और उसका परिणाम की जो अगर आप बात कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा जो वोट आज बीजेपी के पक्ष में जो था, उसको हटाकर कांग्रेस सरकार बनी। तो कहीं ना कहीं ये हमारा परफॉर्मेंस ही था, ये हमारा आक्रोश ही था कि लोगों ने, भले ही ठीक है हमें परफॉर्मेंस वाइज उतने वोट नहीं मिले, लेकिन कहीं ना कहीं नोटा को इस चीज में सपोर्ट करा, मतलब हमारी आवाज को उन्होंने बुलंद करा। भले ही माध्यम अलग है, अब लोगों को धीरे धीरे समझने में भी आएगा। तीसरे विकल्प के रूप में संपूर्ण समाज पार्टी तेजी से उठेगी। जी बिल्कुल। अब जो आगामी चुनाव है 27 सीटों पर, उसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी है आपकी पार्टी की? अभी चूंकि कोरोना चल रहा है, बहुत सारे चल रहे हैं, राजनीतिक ऑलरेडी उठापटक कर रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग 27 जो सीटें हैं वहाँ पर हम अपने कैंडिडेट तैयार कर रहे हैं।
खासकर हम लोग युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं जो निश्चित रूप से राजनीति में पहली बार आ रहे हैं। देखिए, जो जमी जमाई राजनीति से आता है, भले ही वो कांग्रेस बीजेपी, कई लोग हमसे अप्रोच भी कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में करें, लेकिन हम उनको नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो एस्टेब्लिश हैं, हम राजनीतिक गंदगी की सफाई करना चाहते हैं। जो पहले से एस्टेब्लिश हैं वो तो करेंगे ही नहीं। तो हमारा प्रयास ये है कि नए लोगों को हम लेकर आएं। जो युवा वर्ग अगर आगे आता है, राजनीति की तरफ आकर्षित होता है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक गंदगी की सफाई भी होगी और एक स्वच्छ और स्वस्थ राजनीति देखने को आपको मिलेगी। तो हमारी स्ट्रेटेजी चल रही है और आने वाले समय में आपको इसका खुलासा भी होगा कि किन किन सीटों पे हम लड़ रहे हैं। जहां पर हमारी स्थिति मजबूत होगी वहां तो हम बिल्कुल लड़ेंगे, और जहां पर अगर हमें कोई अच्छा कैंडिडेट मिलता है तो वहां हम सपोर्ट भी करेंगे। मैं एक मुद्दे पर आपसे बात करना चाहूंगी। अभी प्राइवेटाइजेशन चल रहा है हर चीज पर, आपकी पार्टी का क्या विचार है इस पर? निजीकरण की जो बात है जी, कुछ मुद्दों पर अगर हम बात करते हैं कि निजीकरण हो रहा है तो निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन अगर हम उसका दूसरा पहलू देखते हैं निजीकरण का, तो रेलवे हुआ, आज हम सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है रेलवे में लाखों कर्मचारी जुड़े हुए हैं। ठीक है, रेलवे जो सरकारीकरण था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, वहाँ से वो सरकारीकरण करते 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 लेकर आए। आज अगर हम उस चीज़ को बेचने पर आएंगे तो कहीं ना कहीं जो संपत्ति हमने खड़ा करा है और कहाँ जा रही है। देखिए, बेचना एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन किसको बेचा जा रहा है? भाई, हमारे केवल 4-5 पूंजीपति अडानी हैं, अंबानी हैं, या 2-3 ऐसे पूंजीपतियों को ही अगर वो चीज़ दी जाएगी तो समानता कहाँ से आएगी? आप देखिए, अगर हमने तेजस ट्रेन चलाई है, निश्चित रूप से सुविधाएं तो हैं, लेकिन क्या आम आदमी उस पर जा पा रहा है? आम आदमी नहीं जा पाता। तो वहाँ निजीकरण का उद्देश्य सफल ही नहीं होता है ना। इसलिए हम चाहते हैं भाई हम इसलिए चाहते हैं कि सरकारी चीज़ों में व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जो आम जन के लोग हैं, उनको सुविधाएं मिले। सरकारी बिना प्रॉफिट के काम करती हैं सरकारी, लेकिन जो निजीकरण करेगा, आज अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी है तो मैं उसको मुफ्त में क्यों चलाऊंगा, या मैं उसको आम जन के लिए क्यों चलाऊंगा? मैं अपने प्रॉफिट को देखूंगा। लेकिन सरकारी जो योजनाएं होती हैं, सरकारी विभाग जो काम करते हैं, वो आम जन के लिए काम करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमारा विरोध, अगर निजीकरण हो रहा है तो वो सही तरीके से होता है तो ठीक है, लेकिन ट्रेन को बेचना, कंपनियां बेचना, ये निजीकरण सही नहीं है, क्योंकि जो बेचा जा रहा है वो सारे लाभ के हैं। हाँ, कहीं हानि हो रही है, रेलवे में कहीं हानि हो रही है, उस जगह को बेचिए ना, तो उस जगह को तो कोई खरीदने को तैयार नहीं रहेगा। तो जहां लाभ की बात है वहीं वो लोग खरीद रहे हैं, तो इससे हमारे देश को तो नुकसान ही है ना। हमारे जो आम जन है वो, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ये अगर चीज़ होती है तो इसलिए हम उसका निजीकरण का विरोध भी कर रहे हैं। आज हम बैंकों की बात करें तो बैंकों को भी आप प्राइवेटाइजिंग कर लिया। आप कोई से भी बैंक उठाएं, आप अगर जो प्राइवेट बैंक हैं, आज कोई किसी को अकाउंट खुलाना है तो 10,000, 15,000, 20,000 से कम का अकाउंट नहीं खुलाता है। लेकिन वहीं सरकारी बैंक में अकाउंट उसका जीरो बैलेंस पर भी खुल रहा है, उसका अगर करंट अकाउंट है तो 5,000 रुपए से भी खुल रहा है। तो आप डिफरेंस देखिए, क्यों निजीकरण का विरोध होना चाहिए और क्यों सरकारीकरण होना चाहिए? तो ये तो अंडरस्टूड है, सरकार केवल अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उसका निजीकरण कर रही है, इसलिए हम विरोध करते हैं। हमारी पार्टी इस चीज का विरोध करती है। जी बिल्कुल। सर, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से सद्भावना पाती एक डिजिटल माध्यम से बहुत अच्छा पेपर लेकर आए हैं, जो मैंने भी महसूस करा है कि इस प्रकार का डिजिटल युवाओं को बहुत भाएगा, क्योंकि टच करते ही आप एक डिजिटल दुनिया में आते हैं, वीडियो के संसार में आते हैं। तो निश्चित रूप से एक नए युग का आपने प्रारंभ किया है और पत्रकारिता को एक नए लेवल पर आप लोग लेकर जा रहे हैं। तो आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स बढ़ें, देखें इसको और एक निश्चित ऊंचाई पर आपको लेकर जाएं। जी, बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आज हमारे साथ थे अर्पित सिद्ध जी। आपसे जल्द मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।